प्यारे साथियों, नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आपका आपके अपने हमारे बिहार बोर्ड के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। स्वागत, आभार, अभिनंदन। जल्दी से जुड़ जाइए आप सभी साथी, एक बार एक एक करके सभी साथियों को जोड़ लीजिए। आज से हुंकार भरने का समय आ चुका है, बिहार में छाने का, बिहार में टॉप करने का और अपना नाम कमाने का। जो आपने सपना देखा था, उस सपने की शुरुआत, उस सपने को हौसला, उस सपने की सीढ़ियां बनना आज से ही चालू हो जाएगा। आज से आपकी क्लासेस पूर्ण रूप से, बिल्कुल तरीके से, सज्जता से शुरू हो जाएगी। तो जल्दी से शुरू कर दीजिए, जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए, फटाफट अपनी नींद को छोड़िए और आ जाइए फटाफट से लाइव हमारे आपके अपने बिहार बोर्ड के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। जल्दी से जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग राधिका, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या बात है, वाह वाह वाह। गुड मॉर्निंग वंदना, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सूरज, आकृति, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सचिन, बहुत सारा प्यार, आभार, अभिनंदन, लव यू एवरीवन। जल्दी से जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी साथी जल्दी से जुड़ जाए। भाई साहब क्या ऊर्जा है, आज ऊर्जा महसूस हो रही है मुझे यहाँ पे। वाह वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। स्वागत है आप सभी का हुंकार 2025 में। बिल्कुल सही, हमारा एकमात्र ऐसा बैच जो कि पिछले 3-4 सालों से लगातार बिहार बोर्ड में टॉपर देता आ रहा है। साथियों, इस प्यारे से बैच में आप सभी साथियों का एक बार पुनः से स्वागत है, आभार है। बिहार बोर्ड का नंबर 1 बैच, मैं कहता हूं जब बिहार बोर्ड का नंबर 1 बैच, तो इसे प्रूव भी करता हूं यहाँ पे आप सबके साथ साल भर लग करके। जो ऊर्जा आप अभी देख पा रहे हैं मेरे अंदर, वो ऊर्जा आपको साल के अंत तक दिखने वाली है साथियों, क्योंकि इसी ऊर्जा से ही हम आपके साथ लग करके आपको कभी ढीला नहीं पड़ने देंगे। आपके साथ लग करके पूरा बेस से लेकर के हाई लेवल तक की पढ़ाई कराते हुए पूरा टॉप कराने की जिम्मेदारी लेते हैं। साथियों, हमारे होमकार 2025 स्टेट टॉपर देने वाला 100% गारंटी, क्या बात है, 100% गारंटी के साथ कोई भी बिहार बोर्ड में खड़ा होकर के ऐसे बोल दे कि भाई स्टेट टॉपर हम देते हैं, हमारे सिवा तो हमारा नाम बदल देना है। यार क्या बात है भाई साहब, हम गारंटी देते हैं क्योंकि हमने करके दिखाया है। और यही एक बैच था, यही एकमात्र ऐसा बैच था जिससे मैक्सिमम टॉपर हर साल हम देते हैं पूरे बिहार को। साथियों, बिहार बोर्ड का नंबर 1 बैच है ये बैच। क्वालिटी कंटेंट देने की 100% गारंटी देता है। क्वालिटी कंटेंट जिसका पूरे बिहार में बाकी सब लोग सिर्फ दावा करते हैं, उसे हम करके दिखाते हैं। इस क्वालिटी कंटेंट को हम बच्चों तक, एक एक बच्चों तक पहुंचाने का जो वादा करते हैं, उस वादे को पूरा करते हैं। साथियों, क्वालिटी कंटेंट देने की 100% गारंटी वही पढ़ाएंगे जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, जो आपको कराएगा आपकी परीक्षा में टॉप, आपकी क्लास में सबसे ज्यादा उत्तीर्ण, एकदम सबसे आगे रखने के लिए। तो एक ऐसा शानदार कंटेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका अपना सौरभ सर, आपके, क्या बात है सर, क्या बात सर, वाह वाह वाह। तो आपके अपने हुंकार 2025 में भौतिक विज्ञान की क्लास, तो चलिए जल्दी शुरू कर देते हैं फटाफट, क्या कहते हो, स्टार्ट किया जाए। एक बार थम्स अप कर दीजिए सभी साथी, मैं देख रहा हूं फटाफट से, एक बार सभी साथी थम्स अप कर दीजिए जल्दी से। तो हम लोग आज के कंटेंट को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। साल में आपने बहुत इंतजार कर लिया, अब आपके इंतजार की घड़ियां हो चुकी हैं खत्म। आपका अपना प्यारा बैच हुंकार 2025 आज से शुरू हो चुका है। जल्दी से एक बार सभी साथी शुरुआत कर दीजिए फटाफट, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत शानदार तरीके से सभी साथी, बहुत बढ़िया। अब हम बात करने वाले हैं हमारे अध्याय के पहला पार्ट। पहला पार्ट कौन सा है, जल्दी से एक बार सब बच्चे, वाह वाह क्या बात है। सुहानी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को, बहुत शानदार तरीके से आप सभी साथियों का स्वागत, आभार, अभिनंदन हमारे बिहार बोर्ड के नंबर 1 बैच में। तो साथियों, अध्याय का नाम स्टार्ट करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि बहुत दिन से चाह रहा था आप सभी को पढ़ाना, आप सभी बच्चों से बात करना, और वो मिस हो रहा था क्योंकि पेपर खत्म हो गया था, बच्चे आप सभी इधर उधर घूम रहे थे। मैंने सोचा सबको बुलाओ, अब जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। नोट्स बनाना चालू कर दो, आज से ही नोट्स बनाना चालू कर दो, क्या कहते हो, बनाओगे ना।
कॉपी पेन निकाल लेना, मैं जब पढ़ाऊं तो। सफलता का मूल मंत्र यही है कि जब भी आप पढ़ो कॉपी पेन आपके साथ हो, आप बैठो और कॉपी पेन के साथ नोट करते चलो। नोट करो भाई, पहला चीज, अध्याय का नाम, पहला अध्याय विद्युत आवेश और क्षेत्र। क्या है पहला अध्याय का नाम? विद्युत आवेश और क्षेत्र। आज हम लोग पूरे अध्याय का इंट्रोडक्शन करेंगे, पाठ परिचय करेंगे। पाठ में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, साथ ही साथ उस पाठ के अंदर मैं पूरे पाठ को शॉर्ट में आपको बताने वाला हूं, किस पाठ में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन के आते हैं। इस पूरे पाठ से फिजिक्स में आपके पिछले 5 सालों से लगातार कितने कितने क्वेश्चन बन के आए हैं, कितने बहुविकल्पी इस पाठ से बनते हैं, कितने लघुत्तरीय बनते हैं, कितने दीर्घ बनते हैं। पूरे 5 साल का, पिछले 5 साल का डाटा लेकर के आया हूं। देख लेना, खुद ही बताना पाठ कितना इंपॉर्टेंट है आपका ये पहला पाठ। तो चलिए दिखाता हूं मैं आपको, आपके पहले पाठ से थोड़ा परिचय कराता हूं। आज हम क्या क्या चीजें सीखेंगे, जब बारी आती है कि आज हम क्या क्या चीजें सीखेंगे साथियों, तो सबसे पहले इस पाठ में हमें सीखना होता है विद्युत आवेश के बारे में। आवेश है क्या? बात समझ रहे हो सचिन भाई? आवेश क्या है? दिवाली? हाँ, दिवाली नहीं थी, ये तो था हमारे हुंकार बैच का प्रारंभ होने की खुशियां। साथियों, विद्युत आवेश सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे विद्युत बल के बारे में, फिर उसके बाद विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय और अनुप्रयोग। सभी चीजों को आज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और उसके बाद पूरे दिन, अभी तो बाकी है ना दिन, अभी धीरे धीरे करके बहुत ही डिटेल से सभी चीजों का अध्ययन करते हुए चलेंगे। तो साथियों, अब बारी आती है कि क्वेश्चन को हम समझे कि इस पाठ से कितने क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भैया पहला पाठ है आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उसमें से जो 2019 था, ध्यान से देख लीजिए, 2019 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, वो कितने पूछे गए थे? 2 पूछे गए थे। आपको पता है ना, एक ऑब्जेक्टिव 1 अंक का पूछा जाता है, और इस तरीके से हमारे पास इसमें 2 ऑब्जेक्टिव 2019 में पूछे गए। लघु उत्तरीय प्रश्न 1 पूछा गया था और एक लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक का होता है। तो टोटल देखिए कितना अंक हो गया आपका, यहां से कितना अंक बन गया? 2 नंबर तो यहां बना, 2 दूनी 4, 2 नंबर यहां बना, और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं। तो 2019 में इस पहले पार्ट से आपका टोटल कितना अंक का क्वेश्चन पूछा गया था? 4 अंक का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए 2020 में आपसे कितने अंक का पहले पार्ट से पूछा गया था? 3 अंक का पूछा गया था। 1, 2 दूनी 4, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, दोनों लघु उत्तरीय पूछे थे। एक लघु उत्तरीय 2 अंक का था, तो 2 दूनी 4 नंबर यहां पे मिल रहे हैं। 4 3 7, देख रहे हो आप, 2020 में आपसे 7 नंबर का पहले पार्ट से पूछा था। 2021 में देखिए आपसे 10 बहुविकल्पी पूछ लिया। सीधा 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 कितना बहुविकल्पी? पहले पार्ट से ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं। आप ये देख रहे हो, पहले पार्ट से ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है जैसे जैसे समय आगे आगे आ रहा है। तो 10 बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा और 2 दूनी 4, 4 अंक आपसे लघु उत्तरीय पूछा, तो 10 और 4 मिला के कितना हो गया भैया? 14 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया पहले पार्ट से। एग्जामिनर क्या खेला खेल रहा है, देख रहे हो। अब देखिए 7 अंक में खेल दे रहा है आपको, बहुविकल्पी पूछा 2022 में, 7 अंक का बहुविकल्पी पूछा था। 7 बहुविकल्पी पूछा, 1-1 अंक का, और एक आपसे लघु उत्तरीय पूछा था, 2 नंबर यहां पे मिले, और एक आपसे दीर्घ भी पूछ लिया था। देख रहे हो, एक आपसे दीर्घ भी पूछ लिया, तो कितना हो गया? 5 नंबर का एक दीर्घ होता है। कितने नंबर का एक दीर्घ है? एक दीर्घ प्रश्न 5 नंबर का है। तो फिर आपसे 5 नंबर यहां पूछ लिया। टोटल देखो कितना हो गया? 7 8 9, 9 5, 9 5 14। तो यहाँ पे भी दूसरे साल भी 14 अंक का क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। अब देखिए इधर, अब 2023 यानी कि इस साल कितने अंकों का क्वेश्चन पूछा था सर? इस साल देखिए 2023 में आपसे 5 जो है अंक का क्वेश्चन पूछा। एक एक करके, अब 5 4 9 9, फिर यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा था लघु उत्तरीय, तो 2 दूनी 4 अंक यहाँ पे मिले। 5 4 9 और 9, और एक क्वेश्चन लॉन्ग का, एक क्वेश्चन लॉन्ग का कितना हो गया? 5 अंक। कितना हो गया? 5 9 5 14। तो भाई साहब पहले पार्ट से कितने अंक के क्वेश्चन पूछ रहा है आप जान गए? 14 अंक के क्वेश्चन पूछ रहा है। ये जो 3 साल से लगातार देख रहे हो, 14 14 14।
अब 14 अंक के क्वेश्चन ही पहले पार्ट से आएंगे, इस बात की तो गारंटी हो गई गारंटी। पहला पार्ट कितना महत्वपूर्ण है, आपको 70 में से 14 नंबर देता है। कितना नंबर देता है भाई पहला पार्ट? 70 में से 14 नंबर आपकी गारंटी कर देता है हमारा पहला पार्ट। डन है सर? आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि पहले पार्ट में सर पढ़ेंगे क्या क्या, पहले पार्ट में है क्या क्या चीजें। तो पाठ में अगर मैं बात करूं शुरुआत में, तो पाठ परिचय के दौरान आपको शुरू की जाती है सबसे पहले विद्युत आवेश के बारे में पढ़ाया जाएगा। अभी मैं पढ़ाऊंगा बहुत ही शानदार तरीके से, मैं आपको चीजों को समझाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। विद्युत आवेश, फिर उसके बाद जो पढ़ाया जाएगा इसमें चालक और विद्युत रोधी पढ़ाया जाएगा, चालक और विद्युत रोधी पढ़ाया जाएगा। तो चालक और विद्युत रोधी फिर पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद प्रेरण द्वारा आवेशन पढ़ाया जाएगा, प्रेरण एक विधि है आवेशन की, उसको पढ़ाया जाएगा। फिर विद्युत आवेश के मूल गुण आपको बताए जाएंगे। फिर आपको कूलम नियम बताया जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद बहुल आवेशों के बीच बल, विद्युत क्षेत्र, और इसके बाद विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत फ्लक्स, विद्युत द्विध्रुव, एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव, सतत आवेश वितरण, गॉस नियम और गॉस नियम के अनुप्रयोग। इतना पढ़ने के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। 14 पॉइंट देख रहे हो, 14 नंबर भी पूछा जाता है, तो 14 हो गया ना पहले पार्ट का कुछ बढ़िया सा नंबर। 14 नंबर का पार्ट में से क्वेश्चन में से आएगा, पार्ट में से कितना अंक आएगा? 14 नंबर आपको मिलेगा। 14 तो टॉपिक है, 14 तो टॉपिक है, इनको पढ़ना है बारी बारी से, है ना? बात समझ में आ गई? 14 टॉपिक 14 नंबर, क्लियर है इतनी बात सबको? हाँ चलिए ठीक ठीक ठीक। तो चलिए भाई, पहला दिन है, आपको तो शुरुआत कर दी जाए आपकी कुछ चीजों से। सबसे पहले मैं आपको विद्युत आवेश पढ़ाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं विद्युत आवेश होता क्या है। फिर उसके बाद मैं बाकी सारी चीजों को आज कंफर्म करूंगा, मतलब आज आपको पूरा मोटा मोटा रिव्यू दे दूंगा। इंट्रोडक्शन क्लास है तो मैं इंट्रोडक्शन क्लास को ऐसे प्लान किया हूं कि भाई साहब पूरा चैप्टर का एक ओवरव्यू आपको दे दिया जाए कि चैप्टर के अंदर आखिरकार पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। तो चलिए पूरा ओवरव्यू हो जाए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विद्युत आवेश के बारे में, आखिरकार होता क्या है। तो भाई थोड़ा सा समझा जाए, थोड़ा सा समझा जाए विद्युत आवेशों को, है ना, एक कहानी हो जाए, ठीक है। चलो, एक बात थी, मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं एक इंसान की, उसका नाम था थेल्स। क्या नाम था? थेल्स। ये इंसान आज से 2600 साल पहले, 2600 साल पहले इसने क्या देखा कि भाई साहब एक पेड़ पाया जाता था बाल्टिक सागर के पास में। एक सागर है बाल्टिक सागर, उसके पास में एक पेड़ पाया जाता था। उस पेड़ से जो दूध निकलता था ना, वो दूध की रबड़ बन जाती थी और रबड़ हो जाती थी ठोस। समझ रहे हो मेरी बातें, मैं क्या कह रहा हूं? एक पेड़ पाया जाता था बाल्टिक सागर के पास में, उस पेड़ से निकलता था दूध, और वो दूध की रबड़ जब ठोस हो जाती थी तो उसी रबड़ को कहा गया था अंबर। क्या कहा गया था? अंबर। अब ये अंबर था पीले रंग का एक पदार्थ हुआ करता था, जो कि वही दूध ठोस होकर के बन जाता था। अब थेल्स ने क्या किया, आज से 2600 साल पहले इसी अंबर को पकड़ा और इसको ऊनी वस्त्रों के साथ, जो ऊनी कपड़े थे ना, ऊनी वस्त्र थे, उससे थेल्स ने इस अंबर को रगड़ दिया, ऐसे ऐसे करके रगड़ दिया। रगड़ने के बाद इसने पाया, थेल्स ने, कि जो अंबर था उसके अंदर ये क्वालिटी आ गई, गुण आ गया कि भाई साहब ये अंबर कुछ हल्के पदार्थ, कौन से पदार्थ? हल्के पदार्थ। और कैसे हल्के पदार्थ? जैसे कि हमारे हो गए कुछ कागज के कण हो गए, कागज के कण हो गए, कागज के कण। और क्या हो गया भैया? और हो गया पंख, चिड़िया के पंख हो गए, वो भी बहुत हल्का होता है ना, चिड़िया का पंख ऐसे 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 लहराता रहता है ना, तो पंख हो गया। और बहुत छोटे 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 पदार्थ, हल्के हल्के पदार्थ, इनको क्या करने लगा? इनको अपनी ओर आकर्षित करने लगा। धूल के कण हो गए, धूल के भी थोड़े छोटे छोटे कण होते हैं ना, उनको भी अपनी ओर क्या करने लगा? आकर्षित करने लगा। कौन आकर्षित करने लगा? अंबर। तो कहानी क्या थी, फिर से एक बार हो जाए। भाई साहब थेल्स नाम का एक व्यक्ति था, 2600 साल पहले उसने अंबर नाम का एक पदार्थ पाया, जो कि ऊनी वस्त्रों से रगड़ने पर हल्के हल्के पदार्थ जैसे कागज के कण, पंख, धूल के कण, इनको अपनी तरफ क्या कर रहा था? आकर्षित कर रहा। बात सबको स्पष्ट हो गई? स्पष्ट हो गई? हाँ।
ठीक है ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 600 वर्ष पहले। देखो ये जो है ना, जब हम कहते हैं 600 वर्ष पहले, कहीं कहीं किताबों में ना 600 वर्ष पहले लिखा रहता है, वास्तव में ये क्या है? आज कौन सा साल चल रहा है बताइए जल्दी से। लगभग अगर हम मान ले 2024 चल रहा है, 2024 को मोटा मोटा अगर हम 2000 मान लें तो 600 जो आप बोल रहे हो ना, किताबों में जो 600 लिखा रहता है, वास्तव में वो 600 नहीं रहता, वो कहता है 0 से 600 साल पहले। आज से जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? आज से जोड़ोगे तो 2600 साल हो जाएगा कि नहीं? बताओ जरा से, हो जाएगा ना? हाँ, तो आज से जोड़ोगे तो 2600 साल, और अगर 0 से जोड़ोगे पीछे, क्योंकि हम पीछे चलते चले जाएं 2020, 2000, फिर 1800, फिर 1600, फिर 1500, तो इस तरह 0 पे पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद 0 से पीछे था ये 600 साल पहले। बात समझे? चलो अच्छा, इतनी बात तो हम चीजों को समझ गए, इतनी सब चीजों को हम अच्छे से समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको कोने में किया जाए। देखिए, अंबर के अंदर क्या आ गया था? आकर्षण का गुण आ गया था। क्या आ गया था भैया? आकर्षण का गुण आ गया था। कुछ वैज्ञानिक हुए, बाद में धीरे धीरे दो वैज्ञानिकों का नाम आता है, एक आता है गिलबर्ट और एक आता है हमारे प्यारे बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन दोनों का फिर आवेशों को लेकर के थोड़ा योगदान रहा बेंजामिन फ्रैंकलिन का, कि भैया इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया दुनिया को, ये जो आकर्षण का गुण आ रहा था ना अंबर में, आखिरकार क्यों आ रहा था, इन्होंने दुनिया को बताया। कैसे आया सर? इन्होंने बताया कि जब आप अंबर लिए थे, जब आप ऊनी कपड़ा लिए थे, तो जब अंबर मान लो शुरू में आप लिए थे और ऊनी कपड़ा शुरू में आप लिए थे, ऊनी कपड़ा आप शुरू में लिए थे, तो हुआ क्या था कि शुरू में ऊनी कपड़ा और अंबर में जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे। मान लीजिए 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ऊनी कपड़े में भी मान लीजिए कि 3 प्रोटॉन हम मान लेते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन मान लिया मोटा मोटा, ठीक है। तो शुरू में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दुनिया को बताया कि भाई साहब, अंबर और ऊनी वस्त्रों में 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इतना इतना इसमें, मतलब ये हुआ कि जितना इस बॉडी में प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बातें? उस समय तक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी और होने वाली थी, ठीक है। दुनिया को पता चल गया था कि धनावेशित वस्तुएं होती है, ऋणावेशित वस्तुएं होती है, मतलब कुछ बॉडी पॉजिटिव होती है, कुछ बॉडी नेगेटिव होती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जब एक बॉडी पर जितने संख्या में प्रोटॉन होते हैं उतने ही संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे इस बॉडी पे है, देखो 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, जितने संख्या में प्रोटॉन उतने ही संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऐसी बॉडी उदासीन कहलाती है। क्या कहलाती है? उदासीन कहलाती है, न्यूट्रल कहलाती है। ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, लेकिन जैसे ही इन दोनों को आपस में रगड़ा गया, अंबर को ऊनी कपड़े से रगड़ा गया, तो हुआ ये, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गया। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चला गया? इसके पास चला आया। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये अंबर क्या कहलाएगा? अंबर क्या कहलाएगा भाई साहब? दाता परमाणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दाता। क्या कहलाएगा? दाता। डोनर है भाई, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है। अच्छा, ऊनी कपड़ा आप क्या कहलाएगा? ऊनी कपड़ा कहलाएगा भैया ग्राही, यानी इसने इलेक्ट्रॉन को लिया है, ग्रहण किया है यानी ग्राही, तो इसने इलेक्ट्रॉन को लिया है, तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इलेक्ट्रॉन को लिया। बात स्पष्ट है? तो भाई साहब, अब ये उदासीन नहीं रहेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, जिसके कारण अब अंबर क्या करता था कि भाई साहब छोटे छोटे कणों को अपनी तरफ आकर्षित करने लग जाता था। जब ये इलेक्ट्रॉनों को छोड़ता है, ध्यान से देखिए मेरी बात, जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉनों को छोड़ा, इसके पास पॉजिटिव नंबर में ज्यादा हो गए, धनावेश देखिए 2 हो गए, ऋणावेश बेचारा 1 बचा। तो फिर ये बॉडी जो होती थी, अंबर जो होता था, वो धनावेशित हो जाता था, और जो ऊनी कपड़ा था उसके पास देखिए 4 माइनस में आ गए और 3 प्लस में है। तो माइनस ज्यादा होने की वजह से ऊनी कपड़ा कैसा हो गया? ऋणावेशित हो जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे देखिए, एक पॉजिटिव हो जा रहा है और एक नेगेटिव हो जा रहा है। जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो क्या हो जा रहा है? नेगेटिव हो जा रहा है। तो अंबर दाता बना, ग्राही नेगेटिव हो गया और दाता कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। बस बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दुनिया को यही बताया
कि भाई साहब जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे रगड़ते हैं ना, तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है, दूसरी बॉडी पे चला जाता है, जिसके कारण जिससे निकलता है इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिव हो जाती है, और जिसके ऊपर आता है इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिव हो जाती है। इस तरीके से यहाँ पे कई सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। बात समझ में आया? तो पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसेप्ट समझ में आया? पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसेप्ट समझ में आया? धनावेशित वस्तुएं और ऋणावेशित वस्तुएं समझ में आया? अब ये अंबर हमारा कैसा बन जाएगा? अंबर को हम कहेंगे धनावेशित वस्तु। क्या कहेंगे अंबर को? धनावेशित वस्तु कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर धनावेश आ गया है, इसके अंदर प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है। ठीक है, इसमें बताइए क्या है? इसमें ग्राही है ये, इसके अंदर जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा है, प्रोटॉन कम है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? ऋणावेशित वस्तुएं। क्या कहेंगे? ऋणावेशित वस्तुएं। ऋणावेशित वस्तुएं। तो क्या सभी बच्चों को बात समझ में आ गई कि धनावेशित वस्तुएं कैसे बनती हैं और ऋणावेशित वस्तुएं कैसे बनती हैं? किसने बताया था दुनिया को? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया दुनिया को कि कुछ वस्तुएं धनावेशित हो जाती हैं, कुछ ऋणावेशित हो जाती है। बचपन में आपने छोटा सा प्रयोग किया होगा कि भाई साहब कंघा लिया और कंघा लेकर के ऐसे बाल पे आप रगड़ते थे, और फिर उसके बाद छोटे छोटे कागज के कण होते थे, उनको ऐसे करते थे तो आकर्षित हो जाते थे। क्या आपने बचपन में प्रयोग किया है? नहीं किया तो आज घर में करके देखिएगा। बाल में ऐसे कंघे को ऐसे रगड़िएगा और फिर कागज के छोटे छोटे पीसेस को ऐसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करिएगा, आकर्षित होंगे। ठीक है? हाँ बिल्कुल सर। तो ये चीजें समझ में आ गई सभी बच्चों को कि भाई साहब आकर्षण और ऋणावेशित वस्तुओं के बारे में किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दुनिया को बता दिया। चलिए सर ठीक है। अब उसके बाद बात क्या होती है? अब उसके बाद बात क्या होती है? अब उसके बाद बात ये होती है कि दुनिया को ये पता चल चुका है कि भाई साहब कुछ वस्तुएं धनावेशित और कुछ ऋणावेशित होती हैं। तो बात यह है कि फिर आवेश क्या है? आवेश क्या है? आवेश, अब बात में परिभाषा लिखने की आई कि आवेश की परिभाषा लिखिए क्या होती है। तो कहा गया कि कोई भी वस्तु, जैसे देख रहे हैं ये वस्तु है, या फिर हम अंबर को ही मान लें या फिर हम ऊनी वस्त्र को ही मान लें, दोनों भी तो एक वस्तु है ना, अंबर भी एक वस्तु, ऊनी वस्त्र भी एक वस्तु है। तो इन्होंने कहा कि कोई भी दुनिया भर की एक वस्तु, उसके अंदर ना एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण उस क्या करती है, बाकी अन्य वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है ना? आकर्षित कर रहा है कि नहीं? अंबर क्या करता था? जैसे ही ऊनी कपड़े में रगड़ा जाता था, अंबर क्या करता था? छोटे छोटे कागज के पंखों को, धूल कणों को आकर्षित करने लग जाता था। तो आवेश क्या हुआ? आवेश किसी भी पदार्थ का एक निश्चित गुण हुआ, एक क्या हुआ? क्वालिटी हुई, जिसके कारण वो पदार्थ क्या करता है? बाकी अन्य पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, यानी उसमें विद्युत प्रभाव पैदा हो जाता है। इसी को कहते हैं विद्युत प्रभाव पैदा होना। तो इस पदार्थ में विद्युत प्रभाव आ गया और साथ ही साथ चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न होता है। कैसा प्रभाव उत्पन्न होता है? चुंबकीय प्रभाव। तो किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का एक निश्चित गुण, जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत प्रभाव या फिर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाए, या फिर वो किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर ले या प्रतिकर्षित कर दे, तो हम क्या कहते हैं? ये वस्तु कैसी हो गई है? ये वस्तु हो गई है आवेशित। कैसी हो गई ये वस्तु? आवेशित हो गई है। और आवेश कितने प्रकार के हो सकते हैं? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दुनिया को क्या बताया था? आवेश दो तरीके के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। बात सबको समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए चलिए, बहुत शानदार। भाई बाल में लग गया क्या? वाह वाह वाह। तो हमने ये चीजों को अच्छे से समझ लिया। अब बारी आती है कि भाई साहब आवेश की परिभाषा हो जाए। तो परिभाषा देख लीजिए थोड़ा सा, आवेश की परिभाषा क्या है? ध्यान से देखिएगा। क्या लिखोगे विद्युत आवेश की परिभाषा? आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत और चुंबकीय प्रभाव। विद्युत प्रभाव कैसे आता है भाई साहब? एक पॉजिटिव हो जाता है, एक नेगेटिव हो गया, तो ये विद्युत प्रभाव आ गया उसमें, है ना? इसको कहते हैं विद्युत प्रभाव। ठीक है। और चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव माने इसी के कारण तो वो एक दूसरे को खींच रहे थे, आकर्षित कर रहे थे, चिपका रहे थे अपने में, तो इसको कहा गया चुंबकीय प्रभाव। तो उसमें विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव आ जा रहा है।
एवं महसूस किए जा सकते हैं। किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होना आवेश को प्रदर्शित करता है। अभी आपने देखा ना कि अंबर से जैसे ही रगड़ा था ऊनी वस्त्र में क्या हुआ था, एक में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी और एक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई थी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता क्या प्रदर्शित करता है, आवेश को प्रदर्शित करता है। बात स्पष्ट है सभी बच्चों को? आवेश क्या है अब तो समझ गए, कुछ है नहीं वास्तव में, आवेश बस महसूस किया जा सकता है। एक बॉडी को दूसरी बॉडी में रगड़ेंगे तो भैया दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाएंगी, बस यही है आवेश, है ना। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे कुछ चीजें आती हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही दुनिया को बताया, थोड़ा सा प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया ना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बहुत ध्यान से देखिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत दिमागदार इंसान थे। उन्होंने क्या किया कि भैया एक अंबर को ऊनी कपड़े पे रगड़ा, फिर एक अंबर को ऊनी कपड़े पे रगड़ा, एक तरफ अंबर रखा दूसरी तरफ अंबर रखा, दोनों को ऊनी कपड़े से रगड़ रगड़ के ऐसे रखा एक अंबर, ऐसे रखा उसके बगल में दूसरा अंबर। भाई साहब जब दो अंबर बगल बगल रख दिए ना तो दोनों एक दूसरे को धक्का मारने लग गए। क्यों? क्योंकि भैया ये भी धनावेशित अंबर था, ये भी धनावेशित अंबर था, दोनों धनावेश धनावेश एक दूसरे को क्या कर रहे थे, धक्का मार रहे थे, प्रतिकर्षित कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रतिकर्षित कर रहे थे। अच्छा आपको पता है कोई आपको धक्का कैसे मार सकता है, बल लगाएगा तब ना धक्का मारेगा। कोई आपको धक्का मारने के लिए क्या करना होगा, मुझे बल लगाना होगा इसके ऊपर, है ना। इसी बल के बारे में 1785 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, कौन थे पता है? कूलम। कूलम नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दुनिया को बताया था कि भाई साहब यहाँ पे जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है। ठीक है, अभी उसके बारे में बात करते हैं। फिलहाल इन्होंने बताया कि एक वस्तु धनावेशित, दूसरी वस्तु भी धनावेशित, दोनों हैं अंबर अंबर, पास पास रखा, दोनों एक दूसरे से दूर भागने लग गए, प्रतिकर्षित हो रहे हैं। उसके बाद इन्होंने ऊनी कपड़े लाके पास पास रख दिए। ऊनी कपड़े में तो क्या आया था, कौन सा चार्ज आया था बताइए? ऊनी कपड़े ऋणावेशित हुई थी, तो दो ऊनी कपड़े पास पास लाके रगड़ के रख दिए थे, दोनों दूर भाग गए एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे से दूर भाग गए, माने उसमें भी क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। दोनों ने एक दूसरे पर दूर जाने वाला बल लगाया, एक दूसरे के विरोध में बल लगाया, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, एक अंबर को रखा और एक ऊनी वस्त्र को रखा, या फिर कुछ कागज के छोटे छोटे कण को रखा, या ऊनी वस्त्र भी रखा तो छोटे छोटे ऊनी वस्त्र रखे, छोटे छोटे ऊनी वस्त्र के कण रख दिए, तो क्या हो गया, अंबर रखा पॉजिटिव, ऊनी वस्त्र हल्के हल्के छोटे छोटे माइनस में उसके ऊपर चार्ज रखा। क्या करने लगा ये दूसरे, एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को करीब आएंगे एक दूसरे के, यानी यहाँ पे होगा आकर्षण। कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल, एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे बल लग रहा है, खींच रहे हैं एक दूसरे को आपस में एक दूसरे की तरफ, यहाँ पे आकर्षण बल लग रहा है। तो हमने एक तरीके से जान लिया कि अगर समान होते हैं आवेश, एक जैसे होते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है, और अगर अपोजिट होते हैं माने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है तो उनमें क्या होता है, आकर्षण। क्या सब बच्चों को बात समझ में आ गई? इतनी आगे बढ़े, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है कि वैज्ञानिकों ने बताया दुनिया को कि आकर्षण जो प्रतिकर्षण, मतलब दो तरीके का बल बताया ना, एक आकर्षण और एक प्रतिकर्षण, ये दोनों तरीके के बलों को बताने वाले कौन थे, हमारे ये महान वैज्ञानिक। देख पा रहे हैं इन्हें, इनका नाम पता है क्या था? इनका पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टाइन डे कूलम। इनका पूरा नाम बहुत शानदार था ना, चार्ल्स ऑगस्टाइन डे कूलम। इन्होंने 1785 ईस्वी में दुनिया को ये बता दिया, इन्होंने 1785 में दुनिया को ये बता दिया कि ये जो बल की बात कर रहे हो, कौन सा बल, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कब बताया था दुनिया को? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दुनिया को बताया था भाई साहब, कब? मैंने लिखा है सन, नहीं लिखा तो लिख देता हूं, 1750 में या 1700 के करीब, ठीक है, 1750 या 1700 के करीब में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दुनिया को ये सारी चीजें बताई थी, आकर्षण प्रतिकर्षण वाली। लेकिन कितना बल लग रहा है भाई, कोई वस्तु दूसरी वस्तु को ढकेल रही है तो कितने बल से ढकेल रही है, ये भी तो पता चलना चाहिए। खींच रही है तो कितने बल से खींच रही है, परिणाम क्या है ना। कोई गाड़ी जा रही है तो कितना मीटर जा रही है, पता तो चले, है ना।
तो ये बताने का काम किसने किया था? चार्ल्स ऑगस्टाइन डे कूलम नाम के एक वैज्ञानिक ने 1785 ईस्वी में दुनिया को बता दिया ये जो बल लग रहा है वो वास्तव में दोनों आवेशों के, मान लीजिए ये आवेश हमारा, मान लीजिए आवेश, यहाँ पे जो हम प्रतिकर्षण बल की बात कर रहे हैं ना कि भाई साहब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो आवेशों को प्रदर्शित किया गया क्यों से? किससे प्रदर्शित किया गया? क्यों से प्रदर्शित किया गया? क्यों प्रदर्शित किया गया? तो क्यों से जब इसे प्रदर्शित किया गया साथियों, पहला वाला भी क्यों से प्रदर्शित किया, दूसरा वाला भी क्यों से प्रदर्शित किया, ये भी क्यों ये भी क्यों। मान लेते हैं चलो इसको Q1 और इसको मान लेते हैं Q2। अब थोड़ा सा नाम में अलगाव हो गया, नहीं तो भाई साहब दो लोग एक जैसे हो जाएंगे तो ऐसा तो होता ही नहीं है ना। तो भाई ये Q1 ये Q2 है, दोनों आवेशों को इसने कहा कि हम मान लेते हैं R दूरी पर रखा, माने ये अंबर दोनों अंबर है, इसको भी रगड़ा था इसको भी रगड़ा था, इसके ऊपर भी आवेश है इसके ऊपर भी आवेश है, बस बशर्ते इसको मैंने देर तक रगड़ा था इसको थोड़ा सा कम देर तक रगड़ा था, तो इसके ऊपर ज्यादा परिमाण में आवेश आया इसके ऊपर कम परिमाण में आवेश है, इसीलिए मैंने इसको Q1 इसको Q2 से प्रदर्शित किया और इन दोनों को रखा मैंने R दूरी पर। फिर इन्होंने कहा ये जो बल लग रहा है, किसने कहा? कूलम नाम के वैज्ञानिक ने कहा कि जो बल लग रहा है, बल को किससे प्रदर्शित करते हैं? F से। किससे प्रदर्शित करते हैं? F से। इन्होंने कहा जो बल लग रहा है यानी F वास्तव में दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, ध्यान से सुनिए मेरी बातें, घबराने की जरूरत नहीं है, कहा उन्होंने दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल। भाई परिमाण क्या होता है सर बताइए तो थोड़ा सा। परिमाण मतलब ये होता है, मान लो Q1 मेरा 2 कूलम है और Q2 मेरा 3 कूलम है, माने इसके ऊपर 2 कूलम का चार्ज है इसके ऊपर 3 कूलम का चार्ज है, तो भाई साहब दोनों आवेशों का परिमाण का गुणनफल कितना हो गया? इसका ये परिमाण हुआ ना, Q1 का परिमाण कितना है? 2 कूलम, Q2 का परिमाण कितना है? 3 कूलम। तो परिमाणों का गुणनफल यानी 3 दूनी कितना हो गया? 3 दूनी कितना हो गया? 6। परिमाणों का गुणनफल माने Q1 और Q2 का क्या किया? गुणनफल किया। इसके अनुक्रमानुपाती था। जो भी बल लग रहा था दोनों आवेशों के बीच में, कैसा बल लग रहा है? प्रतिकर्षण बल लग रहा है। वो क्या है? दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। सर ये अनुक्रमानुपाती मतलब क्या होता है? अनुक्रमानुपाती मतलब होता है कि अगर मैं इनका गुणनफल बढ़ाऊं, जैसे मैं 2 की जगह कर दूं 4 और 3 की जगह कर दूं 6, जब ये 2 और 4 था, जब 2 और ये क्या था? 3 था, जब ये 2 और ये 3 था तो 3 दूनी कितना हो रहा था? 6 हो रहा था, तो बल 6 न्यूटन का लग रहा था। लेकिन जब मैंने इसको 4 और इसको 6 कर दिया तो 4 गुणे 6 कितना हो गया बताओ? 4 6 जा 24। बल कितने गुना ज्यादा हो गया? बल कितने गुना ज्यादा हो गया? 6 4 जा 24, 4 गुना बल लगने लगा। देख रहे हो बल ज्यादा हो गया ना, बल ज्यादा हो गया। तो आवेशों के परिमाणों को बढ़ाने पर बल भी बढ़ जाता था। समझ में बात आ रही है? हाँ, तो यही हो रहा था, आवेशों के परिमाणों को बढ़ा रहे थे, जैसे इसको 2 से 4 किया, इसको 3 से 6 किया, तो हमारा बल भी क्या हो गया? इनका गुणनफल भी बढ़ गया। इनका गुणनफल बढ़ा तो लगने वाला इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल है वो भी बढ़ गया। इसी को कहते हैं अनुक्रमानुपाती। क्या कहते हैं? अनुक्रमानुपाती। बात समझ में आई? इसी प्रकार से अगर हम इसको घटाएंगे तो बल भी घट जाएगा और अगर परिमाणों को बढ़ाएंगे तो बल भी बढ़ जाएगा। ये कहा गया, ये कहा गया भैया। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई? जल्दी बताओ एक बार, सब बच्चों को समझ में आ गई इतनी बात? नो, फिर से बताए, फिर से हो जाए एक बार। हाँ देखिए, देखिए क्या कहा उन्होंने, किसने कहा? चार्ल्स ऑगस्टाइन डे कूलम ने कब कहा भाई? 1785 ईस्वी में कहा। क्या कहा? कहा कि दोनों आवेशों, मान लो इस पर आवेश कितना आया? Q1 आवेश है, इस पर आवेश कितना है? Q2 आवेश। बिल्कुल सही सुना आपने, आवेशों को किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से।
मैंने अभी आपको बताया ना, आवेशों किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। छोटा क्यू भी हो सकता है, बड़ा क्यू भी हो सकता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, छोटा क्यू से लिखें कि बड़ा क्यू से। तो छोटा क्यू या बड़ा क्यू से आवेशों को प्रदर्शित किया। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है जो भी इनके बीच बल लगता है, और साथ ही साथ दोनों आवेशों के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अरे सर इतनी बड़ी बातें बोल दी आप, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये बोला मैंने। तो दूरी क्या है इसकी? दूरी है इसकी आर। आर का क्या किया? वर्ग। वर्ग का क्या किया? उल्टा कर दिया, 1/r² कर दिया। वर्ग जानते हो ना, स्क्वायर, है ना। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती ये बल है। दो चीजें ही बताई कूलम ने मात्र दो चीजें बताई। क्या बताया? कि भाई जो भी बल लग रहा है दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इतनी सी चीज बताई दुनिया को, ठीक है। अब इसी से बहुत सारे नियम निकल गए, बहुत सारी चीजें बन गई, वो सारी चीजें मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा भाई, ठीक है। इसके बाद बारी आती है जब दुनिया ने बल की खोज कर ली। जब दुनिया ने बल की खोज कर ली तो फिर बात ये आती है कि कोई भी आवेश था जब, तो इसके चारों तरफ एक इलाका, इसके चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाएगा, इसके चारों तरफ का एक एरिया था, समझ रहे हो। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ का ये जो इलाका आप देख रहे हो, इस इलाके को कहते थे विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। किसने बताया था दुनिया को? ये सारी चीज बताने वाले कौन थे? चार्ल्स ऑगस्टाइन डे कूलम, इन्होंने ही दुनिया को बताया। कोई भी आवेश आता था तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाता था, इलाका बन जाता था, जिसे कहते थे विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब उसके बाद इन्होंने कहा किसी तरीके से नेगेटिव आवेश के चारों तरफ भी एक क्षेत्र होता था, नेगेटिव आवेश के चारों तरफ भी एक क्षेत्र होता था। अब अगर किसी भी दो आवेश को एक दूसरे के नजदीक लाएं, मान लो कि मैं बाहर से कोई एक पॉजिटिव आवेश को ला करके रख दूं, पॉजिटिव आवेश को ला करके इसके क्षेत्र में ला के रख दूं, यहां पे पॉजिटिव आवेश ला के रख दूं, बाहर था पॉजिटिव आवेश, क्षेत्र में नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने इसके क्षेत्र में रखा तो ये अब क्या करेगा? इसके साथ कहेगा तुम कैसे यहाँ पे, ये तो मेरा इलाका है भाई साहब, है ना। तो ये क्या करेगा? इसको बल लगा करके बाहर ढकेल देगा अपने क्षेत्र से, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में तो क्या होता है? दुश्मनी है ही है, प्रतिकर्षण का बल लगता ही है, प्रतिकर्षित करते ही है। तो जैसे ही कोई बाहर से इसके क्षेत्र में आता था, इसको बाहर ढकेल देता था। अब चेक किया गया भाई, चार्ल्स ऑगस्टाइन डे कूलम नाम के वैज्ञानिक ने चेक किया। क्या चेक किया? कहा कि पहले एक बार इसको लाके यहां रखो, फिर इसको ला करके और नजदीक लाके रखो, जरा यहां पे देखो क्या हो रहा है। तो उसने देखा कि जैसे जैसे यहाँ पे रख रहे थे बाहर से लाके कोई भी आवेश को, तो कम ताकत से धक्का मार रहा था। मतलब ये जो बड़ा वाला आवेश है, कैपिटल क्यू इसे मान लेते हैं, छोटे वाले आवेश को हम चलो छोटा क्यू मान लेते हैं। तो बड़ा वाला क्यू छोटे वाले क्यू को जो ताकत लगा रहा था यहाँ रखने पर जो ताकत लगाया, अभी इसको यहाँ से चलिए हटा देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही मैंने छोटा क्यू को जैसे ही मैं विद्युत क्षेत्र में लाके रखा, बड़े क्यू ने इसके ऊपर ताकत लगा के बाहर ढकेल दिया। कितना कूलम का बल लगाया? मैं कह देता हूं, चलो मैं कह देता हूं कितने न्यूटन का बल लगाया, मैं कह देता हूं चलो 5 न्यूटन का बल लगाया, 5 न्यूटन का बल लगाया, 5 न्यूटन का बल लगा के इसको बाहर ढकेल दिया। लेकिन जैसे ही इस छोटे क्यू को अंदर ला करके यहाँ पे रखा गया, इसके और नजदीक रखा गया, इस बड़े वाले क्यू के और नजदीक रखा गया छोटे वाले क्यू को, देखा गया भाई साहब बल ज्यादा लग रहा है। क्या लग रहा है? बल ज्यादा लगा। इसने इसको और तेजी से धक्का मारा यार, बहुत कस के धक्का मार दिया। इसको क्या किया? बहुत तेजी से धक्का मार के बाहर निकाला। और कितने न्यूटन का बल लगाया? 15 न्यूटन का बल लगा दिया। 5 से सीधा 15 न्यूटन का बल। इसका मतलब इसके क्षेत्र में हर जगह बराबर नहीं है ताकत इसकी, इसके पास में इसकी ताकत ज्यादा है, और दूर बढ़ने पर इसकी ताकत क्या हो रही है? क्या हो रही है? ताकत कम हो रही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या मैंने समझाया? मैंने कहा कि कोई बाहर से आवेश को अगर दूर रखते थे तो अंदर वाला आवेश, केंद्रीय आवेश, कम बल लगाता था, जैसे जैसे निकट लाके रखते जाते थे ज्यादा बल लगाता था। तो जितना नजदीक रखोगे उतना ज्यादा बल, जितना दूर रखोगे उतना कम बल। मतलब कहीं पर बल ज्यादा है, कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम, माने पास में बहुत ज्यादा, दूर पे कम।
हर जगह एक समान बल, हर जगह एक समान बल नहीं। बात स्पष्ट है सबको? इतनी बात, सबको इतनी बात स्पष्ट है? जल्दी बताओ एक बार। ब्यूटी, निकिता, सुधांशु, अनुराग, कैसे हो बाबू सब लोग? कितनी याद आई थी तुम लोग की पता है? छोड़ के चले जाते हो हमको। सचिन, सुजाता, बहुत बढ़िया। लव यू एवरीवन, लव यू लव यू लव यू एवरीवन। चलिए बताइए जल्दी से, इतना सबको समझ में आ गया ना? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि छोटा क्यू आवेश ला करके यहाँ रख दिया तो फिर ज्यादा ताकत से बल लगाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पास में ज्यादा बल, दूर में कम बल। हाँ सर समझ गए, इतनी बात तो सर समझ गए सारी चीजें, ठीक है। अब बात ये आती है, इसी चीज को कहा गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहा गया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता शब्द पता है क्या है? तीव्रता मतलब होता है ताकत। क्या होता है तीव्रता मतलब? ताकत। पास में ज्यादा ताकत है, दूर में इसकी कम ताकत है। क्षेत्र में जैसे जैसे दूर रखते हैं कोई भी बाहर से लाके आवेश को, या तो यहाँ पे कम ताकत से ढकेल रहा है, पास में ला रहे हो तो ज्यादा ताकत से ढकेल रहा है। इसी को कहा गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ में आई? तीव्रता क्या है विद्युत क्षेत्र की? तीव्रता क्या है विद्युत क्षेत्र की? आवेश द्वारा लगाया गया बल है। कहीं पर ज्यादा बल लग रहा है तो वहां पे ज्यादा तीव्रता है, जहां पे कम बल लग रहा है वहां पे कम तीव्रता है। और कुछ नहीं है तीव्रता। जहां पे ज्यादा बल वहां पे ज्यादा तीव्रता, जहां पे कम बल वहां पे कम तीव्रता। बात खत्म। तीव्रता को किससे प्रदर्शित किया गया था? ई से प्रदर्शित किया गया था। कितने क्वेश्चन बने थे आपको पता है? तीव्रता के मात्रक से क्वेश्चन बनते हैं, तीव्रता की परिभाषा से क्वेश्चन बनते हैं, तीव्रता का विमा से क्वेश्चन बनता है, फॉर्मूला से क्वेश्चन बनता है। कितना क्वेश्चन तीव्रता से बनता है क्या बताओ? हर साल पूछता है, 2018, 19, 20, 21, हर साल तीव्रता से क्वेश्चन इससे पूछ रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे यार। आज तो इंट्रोडक्शन क्लास थी, चीजें मैं चाहता था कि आज आपको पूरा बता दूं सिनेरियो चल क्या रहा है, पूरे पाठ में हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो तीव्रता दूसरी चीज है जो आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए भाई, तीव्रता के बारे में समझ गए। अब बारी आती है विद्युत द्विध्रुव। आखिरकार विद्युत द्विध्रुव क्या है, मैं आज आपको बता देता हूं। विद्युत द्विध्रुव के बारे में भी थोड़ा सा, क्या है विद्युत द्विध्रुव? विद्युत द्विध्रुव वास्तव में एक पॉजिटिव आवेश, जैसे मान लीजिए कि आपने रख लिया अंबर। क्या रखा? अंबर रखा। और अंबर के बगल में रख दो एक ऊनी वस्त्र। क्या रख दो? एक ऊनी वस्त्र रख दो। तो क्या अंबर और उसके बगल में ऊनी वस्त्र जो कि है नेगेटिव, क्या ये दोनों एक विद्युत द्विध्रुव बना लेंगे? ऐसा नहीं होगा। इसके लिए होने चाहिए बिंदु आवेश। क्या होने चाहिए? बहुत छोटे छोटे आवेश होने चाहिए। जब दो छोटे छोटे आवेश, अंबर जैसे बड़े नहीं, ठीक है, जब दो छोटे छोटे आवेश, देखिए समान परिमाण, क्या कहा गया? समान परिमाण। दूसरी चीज क्या कहा गया? विपरीत प्रकृति। क्या कहा गया? विपरीत प्रकृति को एक निश्चित दूरी पर रखा गया, एक डिस्टेंस पर रखा गया, तो बनता था एक निकाय, उसे कहा गया विद्युत द्विध्रुव। क्या कहा गया? विद्युत द्विध्रुव। नहीं समझे? नहीं समझे? फिर से समझाते हैं, फिर से समझाते हैं भाई, फिर से समझाते हैं। चलिए फिर से बात करते हैं। क्या कहा गया? समान परिमाण। समान परिमाण मतलब ये भी 4 कूलम का होना चाहिए, ये भी 4 कूलम का होना चाहिए। मतलब अगर ये 2 कूलम का हुआ तो ये भी 2 कूलम का ही होगा। दोनों के परिमाण क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। विपरीत प्रकृति मतलब अगर ये +4 कूलम हो तो ये -4 कूलम होना चाहिए। +4 कूलम, ये -4 कूलम। ये सब दुनिया को कौन बता रहा था? कूलम नाम के वैज्ञानिक ही बता रहे थे। आवेशों के बारे में इतनी खोज इस बंदे ने करी ना, इसीलिए आवेश के मात्रक को ही नाम दे दिया गया कूलम। आवेश के मात्रक को क्या नाम दे दिया गया? कूलम। कहा गया भाई तुमने आवेशों को लेकर के इतना काम कर दिया है, इसीलिए ले जाओ, तुम्हारा आवेश का मात्रक कूलम रख दिया तुम्हारे नाम से। बात समझे? जैसे बल का मात्रक होता है ना, न्यूटन, न्यूटन नाम के भी साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे रख दिया गया था बल का मात्रक। वैसे कूलम नाम के साइंटिस्ट के नाम पर आवेश का मात्रक रख दिया गया कूलम। तो भैया +4 कूलम का ये चार्ज इसके ऊपर है, -4 कूलम का इसके ऊपर चार्ज। जब दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों को नजदीक लाके रखा जाता है तो ये बनता है एक विद्युत द्विध्रुव। क्या बनता है?
विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव से भी हम बहुत सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में तीव्रता निकालेंगे, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता निकालेंगे, बहुत सारी चीजें हम इसी के अंदर पढ़ते हैं। और फिर ये हम लोग के एग्जाम में आया भी था, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है विद्युत, पिछले साल जो है 2023 में इसका एक क्वेश्चन आया था, मुझे याद है। और वो क्वेश्चन क्या था पिछले साल, क्या इसी साल जो अभी परीक्षा हुई है, मैं बता रहा हूं, इसी साल पहला क्वेश्चन दीर्घ में जाके देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या था, विद्युत द्विध्रुव क्या है। दीर्घ में पहला क्वेश्चन इसी साल पूछा गया था, दीर्घ उत्तरीय में जाकर के बोर्ड का पेपर देखिएगा, उसमें लिखा था विद्युत द्विध्रुव क्या है, पहला ही क्वेश्चन था, विद्युत द्विध्रुव क्या है, लॉन्ग में पूछा था क्वेश्चन मार्क। इसके आगे उसने एक और चीज पूछा था, विद्युत द्विध्रुव की किसी भी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आगे भी था। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव क्या है आपसे कोई पूछे तो बता लोगे, बता लोगे, क्या बताओगे, परिभाषा जरा बताओ मुझे, क्या बताओगे आप, विद्युत द्विध्रुव क्या है। विद्युत द्विध्रुव दो समान परिमाण, दो क्या बोलोगे, दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर रखा जाए, एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर रखा जाए तो बनने वाला निकाय, जो ये निकाय बन रहा है, जो ये बॉडी बन रही है, इसी को कहा गया विद्युत द्विध्रुव। भाई एक पॉजिटिव रख दिया, एक नेगेटिव, दोनों का परिमाण समान है, 4 कूलम ये भी 4 कूलम ये भी, दोनों का एक प्लस है एक माइनस, समान परिमाण विपरीत प्रकृति, बन गया एक निकाय, क्या गया विद्युत द्विध्रुव। बात स्पष्ट, बताओ जल्दी से एक बार, सभी बच्चे एक बार बताइए। गिलबर्ट नाम के साइंटिस्ट ने एक छोटा सा प्रयोग किया था, ठीक है, बिल्ली की खाल पे रगड़ करके उसने एक छोटा सा प्रयोग किया था, पढ़ाएंगे कल क्लास में। ठीक है, कल चीजों को और ज्यादा डिटेल में पढ़ाते हुए पढ़ाएंगे, चीजों को समझा के। आज तो इंट्रोडक्शन क्लास है, पूरे चैप्टर को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, इस चैप्टर में आखिरकार है क्या क्या। तो अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने क्या समझा भाई, हमने समझा कि आवेशों के बारे में जान लिया, आवेश जो रखे जाते हैं उनके बीच बल लग रहा है ये जान लिया, आवेश जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पास पास रखे जाते हैं तो उनके बीच, उनको क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ये जान लिया कि आवेश जब पास पास रखे जाते हैं तो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है, द्विध्रुव बन जाते हैं। अब बारी आती है इस चैप्टर में जो मेन क्रक्स है, विद्युत फ्लक्स, क्या पढ़ेंगे, विद्युत फ्लक्स। यहां से काम चालू हो जाता है साथियों एक इंसान का, उसका नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। क्या नाम था, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। अब यहां से जो कूलम थे उनका काम खत्म हो गया, अब यहां से कार्ल फ्रेडरिक गॉस नाम के एक वैज्ञानिक का काम स्टार्ट हो जाता है। 1785 ईस्वी में किसने खोज करी थी बताइए, कूलम नाम के वैज्ञानिक ने खोज करी थी। उसके 50 साल बाद, उसके 50 साल बाद कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने कई सारे नियम दिए। 1785 में 50 जोड़िए कितना होता है, 50 जोड़ के बताइए, 1785 में 50 जोड़ के बताइए कितना होगा, 1835। वेरी गुड बेटा। 1835 ईस्वी में कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने एक नियम दिया था दुनिया को, कहा, क्या कहा, ध्यान से देखिए, उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव आवेश होते हैं उनसे एक काल्पनिक काल्पनिक रेखाएं बाहर निकलती हैं, इस तरीके से आवेश से लंबवत होती हैं और एक रेखाएं बाहर निकलती हैं। तो धनावेश जो होता है उससे क्या होती हैं, जो धनावेशित वस्तुएं होती हैं, जैसे अंबर था धनावेशित, उससे उन्होंने कहा कि एक काल्पनिक रेखाएं बाहर निकलती हैं, दिखती नहीं है, बस निकल रही हैं चारों तरफ से, खूब सारी, अनगिनत, असंख्य, बहुत सारी इधर से निकल रही हैं, इधर 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 बहुत सारी निकल रही हैं। जो धनावेशित वस्तुएं होती हैं उससे बहुत सारी बल रेखाएं निकलती हैं, क्या कहा गया, रेखाएं निकलती हैं, इन रेखाओं को बल रेखाएं कहा गया। ठीक है, बल रेखाएं इसलिए कहा गया क्योंकि कोई भी जो दूसरी बॉडी होती थी ना, दूसरा आवेश अगर मैं इस रेखा पे लाके रख देता हूं तो ये रेखा उसको बल लगाती है, या तो खींच लेगी या तो ढकेल देगी, इसलिए इस रेखा को क्या कहा गया, बल रेखाएं कहा गया। ठीक है, तो भाई साहब ये कहा गया कि भाई जो धनावेशित वस्तुएं होती है उससे बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं, खूब सारी, दिखती नहीं है, बट ना दिखने वाली एक रेखाएं हैं जो बाहर निकल रही हैं। और इसी तरीके से जो नेगेटिव आवेश था, ऋणावेश आवेश था, जो ऋणावेशित वस्तुएं थी, ऋणावेश था, उसमें बहुत सारी बल रेखाएं अंदर की तरफ आती हैं, बहुत सारी बल रेखाएं अंदर की तरफ आती हैं, बल रेखाएं अंदर की तरफ आती हैं। बात समझे, क्या समझे,
बात यह है कि जो धनावेशित वस्तु है उससे बहुत सारी बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, ऋणावेशित वस्तु है उससे बहुत सारी असंख्य परिमाण में बल रेखाएं अंदर की तरफ आती हैं। किसने बताया दुनिया को? किसने बताया? कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने। कब बताया? 1835 से बताया। बात सबको स्पष्ट है थी? जल्दी एक बार बताओ। हाँ भाई, चलिए आगे देख लेते हैं फिर। अब बात ये आई कि फ्लक्स क्या है। फ्लक्स, अरे यार फ्लक्स क्या है? देखो, ये जो बल रेखाएं निकल रही थी ना धनावेशित वस्तुओं से, धनावेशित वस्तुओं से, मैंने अभी आपसे क्या कहा? बहुत सारी संख्या में निकल रही हैं, अनगिनत निकल रही हैं, अनगिनत निकल रही हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा क्षेत्र मान लूं, क्षेत्रफल ऐसे अगर यहाँ पे कोई घेर लूं ऐसा, तो मैं कहूं बताओ जरा इसमें से किस क्षेत्रफल से कितनी बल रेखाएं गुजरी हैं? आप जरा मुझे देख के बताओ इस क्षेत्रफल से कितनी बल रेखाएं गुजरी हैं? आप कहोगे सर 2 बल रेखाएं। कितनी गुजरी हैं बताओ? कितनी गुजरी हैं क्षेत्रफल से? 2। बिल्कुल सही, राधिका देखो बता दी फट से, आकृति भी बता दी, प्रिंस भी बता दिया, क्या बात है। तो फिर भाई साहब ये देखा ना, एक बल रेखा इधर से गुजरी, एक बल रेखा। तो मैंने जो क्षेत्रफल घेरा, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने यही तो बताया दुनिया को। कहा कि आपको अगर जानना है ना कि किसी भी आवेश से कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं, आपको क्या करना है? एक क्षेत्रफल घेर देना है। और इस क्षेत्रफल से, ये क्षेत्रफल कैसा होना चाहिए? बंद पृष्ठ होना चाहिए, बंद वक्र होना चाहिए। तो बंद क्षेत्रफल इन्होंने घेरा, उसमें से देखिए 2 बल रेखाएं गुजरी। इन्हीं बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहा गया। जो 2 बल रेखा गुजरी ना, इसी को कहा गया फ्लक्स। तो गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहा गया? फ्लक्स कहा गया। तो पहली चीज कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने क्या बताई दुनिया को? बताया कि धनावेशित वस्तुओं से बल रेखाएं बाहर, ऋणावेशित वस्तुओं से बल रेखाएं अंदर की तरफ, काल्पनिक है, बहुत ज्यादा संख्या में है। दूसरी चीज क्या बताई दुनिया को? बताया कि भाई साहब अगर मैं कोई क्षेत्रफल घेर लूंगा, कोई क्षेत्रफल घेर लूंगा चारों तरफ, तो उस क्षेत्रफल से बल रेखाएं जो निकलती हैं, इन्हीं बल रेखाओं को क्या कहा? फ्लक्स कहा। किससे प्रदर्शित किया फ्लक्स को? कहा फाई से। किससे? फाई, ये सिंबल था, एक निशान था, कहा फाई से प्रदर्शित करते हैं फ्लक्स को। और यहाँ पे फ्लक्स कितना हो गया भाई? 2। कितना हो गया फ्लक्स? 2। क्यों? क्योंकि 2 बल रेखा निकल रही है जो हमने क्षेत्रफल घेरा उससे। बात स्पष्ट हो गई? अब उन्होंने कहा, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने गॉस का नियम भी दिया दुनिया को, गॉस की प्रमेय, गॉस का नियम के बारे में बताया। दुनिया अभी तक परेशान थी कि भाई साहब कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, बताओ। अगर मैं कोई प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, और इसको मैं घेर देता हूं इस तरीके से एक काल्पनिक पृष्ठ से, अब बताओ इस प्लस क्यू आवेश से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने दुनिया को बता दिया कि भैया जो फ्लक्स है ना, वो कुछ नहीं है, बस ये क्यू ऊपर रखो और एक छोटा सा एप्सिलॉन 0 था उससे डिवाइड कर दो। एप्सिलॉन 0 वास्तव में निर्वात की विद्युतशीलता होती है, इसका मान फिक्स, इन्होंने कहा कि एप्सिलॉन नॉट का मान फिक्स है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इसका मान फिक्स था। बात समझ में आया? फैराड प्रति मीटर इसका जो है मात्रक एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको बारे में अभी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप जानिए कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने दुनिया को क्या बताया। एक प्रमेय दे दी, गॉस की प्रमेय। ये प्रमेय बताती थी कि किसी भी क्षेत्रफल के अंदर अगर आप कोई आवेश को घेर के रखे हुए हो, तो उस क्षेत्रफल से कितनी बल रेखाएं निकलेंगी? फाई, मतलब बल रेखाओं की जो संख्या होगी फाई, घेरा गया आवेश, जो भी आवेश घेरे हो क्यों, बटे में एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देना है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, और इसका मान इतना होता है। बात स्पष्ट सबको? सबको बात स्पष्ट? बताओ जल्दी से रितेश दिलखुश। हाँ टाइम हो गया, मैं जान रहा हूं, बस मुझे 2 मिनट दे दो, बस 2 मिनट, 2 मिनट। अच्छा, अब बारी आती है गॉस की प्रमेय के कुछ अनुप्रयोग भी पढ़ेंगे हम लोग। प्रमेय में अनुप्रयोग क्या है कि मान लो ये जो आवेश है उसको किसी तार पर, इस तरीके से तार दिख रहा है सबको, अगर इस तार पर मैं आवेशों को ऐसे फैला दूं कुछ इस तरीके से, तार पर मैंने आवेशों को फैला दिया, आवेशों को क्या कर दिया? तार पे फैला दिया। तो फिर इसके पास में इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने को कह दी जाए, तो कितनी निकालोगे, कैसे निकालोगे?
हम लोग गॉस की प्रमेय की सहायता से निकालते हैं, ई बराबर लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये फॉर्मूला अभी हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला अभी हम लोग प्रूव करेंगे। लैम्डा कहलाता है यहाँ पे रेखीय आवेश वितरण। क्या कहलाएगा? रेखीय आवेश वितरण। अभी हम लोग सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं। अभी हम लोग इसको डिटेल में प्रूव करेंगे, पढ़ेंगे सारी चीजों को। रेखीय आवेश वितरण, ठीक है। और उसके बाद इसको घनत्व भी कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व या रेखीय आवेश वितरण, दोनों चीजें कहते हैं, ठीक है। आर क्या है? आर है डिस्टेंस यानी कि दूरी। जैसे स्टार से आर दूरी पर मैं कह दूं, आर दूरी पर मैं कह दूं भाई इस पॉइंट पर आप बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ताकत कितनी है ना। तो ये ताकत आके निकल के आती है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ताकत निकल के आती है। हम लोग गॉस की प्रमेय से इसे सिद्ध करेंगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। और क्या सिद्ध करेंगे? एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र, ये चीज हम लोग सिद्ध करेंगे। जहां पे एक चादर होगी, एक पतली सी शीट होगी, चादर होगी, और उसके ऊपर इन आवेशों को ऐसे करके फैला दिया जाएगा। बहुत पतली सी आवेशित चादर होगी, चालक होगी, ठीक है। चालक चादर मतलब एक चालक प्लेट होगा। चालक और कुचालक और अर्धचालक इस सब के बारे में डिटेल से कल चर्चा करेंगे, कल की क्लास में, ठीक है। चालक वे वस्तुएं होती है जिनमें आवेशों का प्रवाह आसानी से हो सकता है। तो अगर ये मैं शीट ले लूं, ये मैं एक चादर ले लिया और इस चादर पर आवेशों को मैंने फैला दिया इस तरीके से, बराबर से, एक समान तरीके से, तो इसके निकट अगर मैं कहूं किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, तो वो निकल के आती है ई बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे। यहाँ पे जो सिग्मा है वो वास्तव में कहलाता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या कहलाता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व कहलाता है। इसको भी हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से प्रूव करेंगे, ठीक है। आने वाली क्लासेस में ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र। मतलब इस तरीके से हम लोग एक गोलीय कोश ले लेंगे, एक खोखला गोला ले लेंगे, और बात करेंगे कि इस खोखले गोले पर अगर मैं पूरी तरीके से आवेश को फैला दूं, आवेश को फैला दूं, तो इस खोखले गोले पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इस खोखले गोले के बाहर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और इस खोखले गोले के अंदर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये सारी चीजें हम आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। बस समझ में आ गई सबको क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। कोई खोखले गोले पर हम लोग क्या कर देंगे, चालक गोला है, उसके ऊपर आवेशों को फैला देंगे और कहेंगे इसके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, पृष्ठ पर कितनी है और अंदर कितनी है। ये सारी चीजें गॉस की प्रमेय से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, 2 मिनट का रिवीजन हमने क्या क्या पढ़ा। अब हमने क्या क्या पढ़ा उसका रिवीजन हो जाए। तो 2 मिनट के रिवीजन में हमने क्या क्या पढ़ा भाई बताइए। हमने सबसे पहले पढ़ा कूलम का नियम पढ़ा, कूलम का नियम पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा विद्युत द्विध्रुव के बारे में, विद्युत द्विध्रुव के बारे में। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा गॉस की प्रमेय देखी, हमने गॉस की प्रमेय देखी। हमने देखा कि गॉस की प्रमेय से हम क्या क्या चीजें आने वाली क्लासेस में निकालने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हमने आज के दिन में कवर किया। पूरे चैप्टर का ओवरव्यू आपने देख लिया। इंट्रोडक्शन क्लास में मजा आया? बताओ जरा से, इंट्रोडक्शन हुआ कायदे से पूरे चैप्टर का? चैप्टर में क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पे कितना आएंगी वो सब चीजें आपको पता चल गई? जल्दी बताओ एक बार। गॉस की प्रमेय व अनुप्रयोग, अनुप्रयोग भी हमने देख लिया है ना। इतनी सारी चीजें हमने आज की क्लास में जान लिया। ग्रह कार्य में आपको डीपीपी में अभी आपको तुरंत प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे ही क्लास एंड होगी आपको डीपीपी मिल जाएगी। डीपीपी सॉल्व करिएगा, जवाब दीजिएगा क्वेश्चन का, ठीक है। तो डीपीपी तुरंत अपलोड हो चुकी है, जल्दी से जाके देखिएगा फटाक से। अगली क्लास में आपको मैं आवेशों के बारे में बताऊंगा, आवेशों के बारे में क्या क्या आवेश होते हैं। उसके साथ ही साथ मैं बताऊंगा आपको चालक के बारे में, अर्धचालक के बारे में, और साथ ही साथ आवेशों के गुण भी कौन कौन से होते हैं उसको अब हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो कल से हमारी इस चैप्टर की मेन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मतलब अब नोट्स बनाना कल से स्टार्ट कर सकते हो, आज भी बना सकते हो, सीख सकते हो, चीजों को लिख सकते हो, जितनी भी चीजें पढ़ाई थी समझाई थी आप समझ सकते हो अच्छे से, ठीक है। अब बात आती है, कुछ हम निकले हैं एक नया बिहार बनाने। साथियों मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, मैं बिहार को जब देखता हूँ, अपने गांव के बच्चों को देखता हूँ, छोटे शहर के बच्चों को देखता हूँ, आप भी अपने दोस्तों को देखते होंगे, तो आपके भी मन में आता होगा कि यार ये कहाँ पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं, और ये पढ़ रहे हैं, इनको मार्गदर्शन का अभाव है। तो जहाँ भी आपको लगे किसी भी बच्चे को, किसी भी दोस्त को, किसी भी मित्र को कि उसको मार्गदर्शन का अभाव है,
या फिर वो कहीं गलत जगह फंसा हुआ है, उसको बताइए विद्याकुल के बारे में। यहाँ पे बताइए कि टॉपर देने का काम पिछले बिहार में 3-4 सालों से सिर्फ हम करते हैं, और वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारा प्योर हार्ट है। वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम आपके साथ लग करके मेहनत करते हैं, खुद भी करते हैं, आपको भी कराते हैं। साल भर जितनी भी एनर्जी आपने देखी आज ना, मेरी एनर्जी कभी डाउन नहीं होगी पूरे साल। आई गारंटी यू, आई गारंटी यू पर्सनली। आपके बड़ा भाई होने के नाते, आपका शिक्षक होने के नाते कभी भी 1% की मेरे अंदर एनर्जी में कमी नहीं पाओगे। ऐसी ही ऊर्जा के साथ लगातार हंसते हुए चेहरे के साथ आपको पढ़ाऊंगा और आपको उस स्टेज तक ले जाऊंगा जहां पे आपको सफलता का, टॉपर का माला पहनाया जाता है।